नमस्कार देवी और देवताओं, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर बाबा पर। और हमारी ये डिस्कशन चल रही थी जिसके अंदर हम इन डेप्थ में जाकर देख रहे थे कि कंपोनेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने समझने की कोशिश करी कि एक जो कंपोनेंट होता है वो एक्चुअली एक व्यू की तरीके से रिप्रेजेंट होता है। मेमोरी में एक डेटा स्ट्रक्चर बनता है, एंगुलर एक बनाती है, उसका नाम रखती है व्यू डेटा, और उसी से रिलेटेड एक व्यू डेफिनेशन होती है। और वही सारी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है एक्चुअल कंपोनेंट को डिस्प्ले करने के लिए और जो भी कंपोनेंट के ऊपर ऑपरेशन होते हैं। तो आज हम लोग फाइनली एक कंपोनेंट के लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे कि कंपोनेंट बनता कैसे है, कब कब स्क्रीन पे रेंडरिंग होती है और वो सब अपडेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इस चीज को समझने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक कंपोनेंट है, हेलो कंपोनेंट लिया हुआ मैंने। हेलो कंपोनेंट की एक HTML फाइल है, उसकी TS फाइल है। HTML फाइल में उसकी हमारे पास H1 हेलो है, देन उसके बाद एक बाइंडिंग है नेम नाम की, इंटरपोलेशन, उसके बाद देन हमारे पास पैराग्राफ है। TS में हमने नेम इक्वल टू सागर यहाँ पे दिया हुआ है। मैं मान के चल रहा हूँ कि हेलो कंपोनेंट जो है ये ऐप कंपोनेंट के अंदर कहीं पे डिस्प्ले किया हुआ है हमने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मेन कंपोनेंट होता है वो ऐप कंपोनेंट होता है। तो ये हेलो कंपोनेंट में मान के चल रहा हूँ कि ये ऐप कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले किया हुआ है। इसका पेरेंट जो है वो ऐप कंपोनेंट मैं मान रहा हूँ। अब हम बहुत ही बारीकी से ऐप हेलो का जो लाइफ साइकिल है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी व्यू डेफिनेशन बनेगी। व्यू डेफिनेशन बनेगी, व्यू डेफिनेशन में क्या होगा, बाइंडिंग। कितनी बाइंडिंग है इसके अंदर? एक ही बाइंडिंग है। कहाँ पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब 0 1। अगर हम लाइन नंबर 0 1 के हिसाब से देखें तो पहले H1 है, देन फर्स्ट पे क्या है, नेम है, इंडेक्स वाइज 0 से चल रहा है। उधर क्या है, पहले ब्लैंक है, ब्लैंक स्पेस है, कुछ नहीं है। देन उसके बाद नेम नाम का वेरिएबल है, वो बाइंडिंग है। देन उसके बाद क्या है, उसका जो सफिक्स है वो भी क्या है, ब्लैंक एरिया है। कुछ इस तरीके से बाइंडिंग बनेगी। उसी से रिलेटेड इसका व्यू अपडेट फंक्शन बनेगा। उसके अंदर क्या होगा कि इस टेक्स्ट नोड को हमने बाइंड किया हुआ नेम के साथ, और अपडेट होगा जब भी इसकी करंट वैल्यू जो होगी उसके साथ अपडेट हम इसे करेंगे। जब ये अभी सिर्फ इतना समझिए कि व्यू अपडेट फंक्शन बना है, ये एग्जीक्यूट हम करेंगे, बट ये समझाने के लिए कि ये कहीं ना कहीं इस तरीके से काम करने वाला है, कुछ इस तरह का पैरामीटर्स इसके अंदर रहने वाला है। ठीक है, व्यू डेफिनेशन के बाद क्या बनेगा, व्यू डेटा बनेगा हमारे पास। व्यू डेटा बनाएगा, कंपोनेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। व्यू डेफिनेशन तो बन गई, उसका व्यू डेटा बन गया। एंगुलर ये काम कर रही है क्योंकि एंगुलर व्यू और व्यू डेफिनेशन बनाती है सबसे पहले। तो व्यू, यहाँ पे हमारा लाइफ साइकिल स्टार्ट हो चुका है। व्यू बना, उसके अंदर कंपोनेंट है, डेफिनेशन हमारे पास है, डेफिनेशन आ चुकी है, हेलो व्यू डेफिनेशन है, कंपोनेंट। अब इसको कंपोनेंट से, कंपोनेंट को के अंदर क्या आता है, इंस्टेंस आता है उस क्लास का। किस क्लास का इंस्टेंस? इस केस में हमारी हेलो कंपोनेंट क्लास है, उसका इंस्टेंस मतलब उसका ऑब्जेक्ट आएगा। क्लास बनती है तो उसके न्यू इक्वल टू हम करके बना सकते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही इस जगह पे वो चीज आने वाली है। और नोड्स कौन कौन सी है इसमें? H1 एक H1 नाम की नोड है, देन टेक्स्ट नोड है, उसके बाद P एक व्यू नोड है इसके अंदर। तो व्यू नोड्स इसके अंदर हो गई है हमारे पास। तो पहले फेज में व्यू डेफिनेशन बनी, व्यू बना, और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर को कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर को कॉल हुआ, कंपोनेंट में वो स्टोर हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक पहला फेज था हमारा। इसके बाद अगला फेज क्या आने वाला है इस कंपोनेंट के लाइफ साइकिल का? रेंडरिंग फेज, इनिशियल टेम्पलेट रेंडरिंग फेज। और उस इनिशियल टेम्पलेट रेंडरिंग फेज में क्या होता है कि पहली बार सिर्फ टेम्पलेट, जो उसकी इनिशियल टेम्पलेट होती है वो रेंडर होती है डोम। तो इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले H1 है, वो डिस्प्ले होगा, क्या है, हेलो डिस्प्ले हो गया। देन उसके बाद क्या है हमारे पास, बाइंडिंग है। बाइंडिंग डिस्प्ले नहीं होती है इनिशियल टेम्पलेट फेज में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी बाइंडिंग कभी डिस्प्ले नहीं होती है, सिर्फ जो डोम के एलिमेंट्स होते हैं वो रेंडर होते हैं। यहाँ पे कोई बाइंडिंग या इंटरपोलेशन जो हमने की हुई है वो डायरेक्टली रेंडर नहीं होती है इनिशियल टेम्पलेट रेंडरिंग फेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बार सिर्फ टेम्पलेट्स ऐसे ही रेंडर हो रहे हैं, ऐसे ही एलिमेंट्स रेंडर हो रहे हैं, तो ये नहीं रेंडर होगा डोम में। तो हेलो, देन उसके बाद कुछ भी रेंडर नहीं हुआ, फिर आएगा पैराग्राफ, यूर ब्रो अजीत, ये रेंडर हो जाएगा। ये वाली चीज हमारे पास आएगी इनिशियल टेम्पलेट रेंडरिंग फेज में। जब ये टेम्पलेट रेंडर हो रही होती है तो उसके साथ साथ एक फेज और होता है जिसका नाम होता है क्रिएट चाइल्ड व्यू फेज। मान लीजिए कि इस कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट आ गया, तो क्या होगा, H1 रेंडर हुआ, देन पैराग्राफ रेंडर हुआ, उसके बाद मान लो कि कोई और कंपोनेंट इसके अंदर डिस्प्ले होने वाला, तो उसका व्यू क्रिएट होगा मेमोरी में, उसका व्यू डेफिनेशन बनेगी, उसका व्यू क्रिएट होगा, सारा का सारा इस तरीके से। तो ये टू वे प्रोसेस है यहाँ पे। इनिशियली टेम्पलेट रेंडर करो, साथ में जो भी अगर अंदर कोई चाइल्ड कंपोनेंट है उसका व्यू क्रिएट करो, मतलब उसकी व्यू डेफिनेशन और उसका जो मेमोरी में व्यू डेटा बनता है वो क्रिएट करो। उसको रेंडर नहीं हम लोग स्क्रीन पे करेंगे, सिर्फ उसका व्यू डेटा बनेगा। इनिशियल टेम्पलेट फेस में याद रखो सिर्फ HTML के एलिमेंट्स या फिर जो नोड्स हैं वो सिर्फ रेंडर होंगे हमारे पास। ठीक है, इतना समझ आ गया। और एक लूप वाइज प्रोसेस है, बारी बारी से एक एक एलिमेंट के ऊपर हम इसमें चल रहे हैं। इतना क्लियर हुआ आपको? देन इसके बाद अगला फेस आता है मेरे पास, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी मेरे चाइल्ड कंपोनेंट है, ये चाइल्ड नोड है या फिर हम कहें चाइल्ड व्यू रेफरेंसेस हैं, उनकी टेम्पलेट्स को रेंडर करो। अब इसका मतलब क्या है कि ये अपने
ये जो हेलो कंपोनेंट है इस अपने अंदर देखेगा कि भाई मेरे पास कौन कौन से चाइल्ड व्यूज अभी क्रिएट करे हैं मैंने। चाइल्ड व्यूज माने कौन कौन से कंपोनेंट मेरे पास चाइल्ड कंपोनेंट है, तो उनको उनके लिए कुछ काम करना। उनके लिए क्या काम करना, फिर उनको बोला जाएगा कि भाई तुम अपनी टेम्पलेट रेंडर करो, ठीक है, वो अपनी टेम्पलेट रेंडर करेंगे। बट इस केस में कोई चाइल्ड कंपोनेंट है नहीं, चाइल्ड व्यू बना नहीं, तो ये वाली प्रोसेस नहीं चलेगी। देन अगली बात क्या आती है, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, अब इस पूरे कंपोनेंट का पेरेंट कौन था, हेलो कंपोनेंट का पेरेंट कौन था, ऐप कंपोनेंट था। तो यहां से हम जंप कर जाते हैं पेरेंट के पास कि भाई मैंने अपनी टेम्पलेट रेंडर कर दी है, अब मैं पेरेंट के पास चला जाता हूँ। पेरेंट क्या देखता है, अच्छा चलो मैं अपना कुछ काम कंप्लीट कर लेता हूँ। कुछ काम कंप्लीट करता है, वो अभी हम समझने की जरूरत नहीं क्या करता है, बट वो कुछ काम कंप्लीट करता है। जैसे वो काम कंप्लीट करता है, उसके बाद वो क्या करता है, ये जो हेलो कंपोनेंट है उसको कहेगा भाई तू अपनी प्रोसेस रिज्यूम कर, अपनी साइकिल वाली। और उस टाइम पे जब वो रिज्यूम करवाएगा इससे, तो उस टाइम पे अगर इसके पास कोई इनपुट नाम का डेकोरेटर है, कुछ इनपुट प्रॉपर्टीज हैं इस कंपोनेंट के ऊपर लगी हुई, तो वो प्रॉपर्टीज की वैल्यू इसको भेजेगा। बट इस केस में हम देख रहे हैं ये इसके ऊपर कोई इनपुट डेकोरेटर नहीं लगा हुआ, राइट, इसके ऊपर कोई इनपुट डेकोरेटर नहीं है। तो पेरेंट क्या करेगा, पेरेंट कोई भी वैल्यूज को नहीं भेजेगा, सिंपल सी बात है। तो रिज्यूम करते हैं प्रोसेस को, पेरेंट ने कुछ नहीं भेजा तो अपडेट इनपुट प्रॉपर्टीज, ये नया फेज है, कुछ इनपुट प्रॉपर्टीज आ रही है, नहीं आ रही है, तो ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ो। फिर उसके बाद कि भाई मैंने अपना सारा काम कर दिया, मैंने अपनी पहली बार टेम्पलेट भी रेंडर कर दी, मेरे अपने चाइल्ड व्यूज अगर थे तो मैंने क्रिएट कर दिया, नहीं थे तो कोई बात नहीं। और मेरे पास अगर इनपुट प्रॉपर्टीज कोई आ रही थी तो ठीक है, नहीं आई है तब भी ठीक है। तो इस टाइम तक मतलब माना जाए तो हमारे पास इनपुट प्रॉपर्टीज भी हो गई है सारी कंप्लीट। इस टाइम पे हमने इनिशियली अपनी टेम्पलेट भी रेंडर कर दी है, इस टाइम पे हमने अपने चाइल्ड के कंपोनेंट जो है उनका व्यूज भी बना दिया, बट इस केस में नहीं थे, बट वैसे एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर वगैरह हो गया, पूरा व्यू डेफिनेशन पूरी क्रिएट होगी, यहाँ पे हमारी व्यू का मेटा डेटा भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस चीज के बाद होता है इनिशियलाइजेशन कंप्लीट, कि भाई हमारी फर्स्ट इनिशियलाइजेशन जो है इस कंपोनेंट की वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी पूरा कंपोनेंट बन गया, नहीं, इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गया कि भाई उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सेट हो गई हैं, उसका टेम्पलेट वगैरह, इनिशियल फेज हमने कंप्लीट कर लिया, आप ये कह सकते हो। जब हम इनिशियल फेज कंप्लीट कर देते हैं देन उसके बाद वापस से फिर हम पेरेंट के पास चले जाते हैं। पेरेंट कौन है, ऐप कंपोनेंट है। ऐप कंपोनेंट कुछ चीजें करके देखता है अपने पास, वो भी हमें नहीं समझने की जरूरत है, वो देखेगा, मतलब जब जब भी किसी पेरेंट के पास जा रहे हैं तो पेरेंट कुछ प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। पेरेंट के पास गया, उसने कुछ प्रोसेस करी, देन उसने कहा कि चलो अपना तुम कंटिन्यू करो। कंटिन्यू हुआ कहां से, अब की बार फेज आता है प्रोजेक्शन फेज। हमारा पहला फेज था जिसमें हमने क्या कंप्लीट किया है, इनिशियल टेम्पलेट रेंडर की और चाइल्ड व्यूज बनाए हैं और साथ ही इनपुट प्रॉपर्टीज अपनी ली हैं। अगले फेज में क्या आती है, प्रोजेक्शन फेज आता है कि भाई प्रोजेक्शन आपकी इनिशियलाइज हो चुकी है, चढ़ा कंप्लीट, प्रोजेक्शन आपकी इनिशियलाइज हो गई है। इस केस में कोई प्रोजेक्शन थी नहीं थी तो कोई बात नहीं, बट इनिशियलाइज हो चुकी है आपकी प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या होती है, वो एनजी कंटेंट लगा के जो हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट के अंदर ही दूसरा कंपोनेंट ऐसे एज ए प्रोजेक्शन की तरह भेजते हैं, एनजी कंटेंट या ट्रांसक्लूजन प्रोसेस भी बोलते हैं, वो वाली चीज को बोलते हैं प्रोजेक्शन। आप वीडियोस में, आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके प्रोजेक्शन समझ सकते हैं। तो कि भाई इनिशियलाइज कर दिया है मैंने प्रोजेक्शन को, वो वाली चीज होगी, आपके लिए इनिशियलाइज हो चुकी है प्रोजेक्शन। इस केस में नहीं थी तो कोई बात नहीं, बट फिर भी इनिशियलाइज हो गया। देन जो मैंने प्रोजेक्शन इनिशियलाइज की है वो प्रॉपरली उसकी जो बाइंडिंग है, जो उस प्रोजेक्शन को भी कुछ डेटा भेजना है, मान लो कि ये पेरेंट है, उस पेरेंट के अंदर मैं कह रहा हूँ ये चाइल्ड है मेरा, ये प्रोजेक्टेड चाइल्ड है। अगर उसका कुछ डेटा है, पहली बार में तो मैं लेके आया, दूसरी बारी में उसका डेटा जो है उसको अगर कुछ चाहिए तो वो दे रहा हूं मैं इसको। तो वही चीज आती है कि प्रोजेक्शन चेक हो चुकी है, यहाँ पे प्रोजेक्शन को डेटा दिया जा चुका है, प्रोजेक्शन की वैल्यूज को चेक करा जा सकता है, कुछ उसमें चेंज आया नहीं आया, वो सारा काम मैंने कर दिया। तो मान लो पेरेंट कौन है, ऐप कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने हेलो कंपोनेंट को दिखाया हुआ। अगर हेलो कंपोनेंट के अंदर कोई प्रोजेक्शन होती तो उसका कोई डेटा अगर होता, उस प्रोजेक्शन का डेटा, तो वो कंप्लीट करने के बाद हम हेलो कंपोनेंट को बताते भाई तेरी प्रोजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अपना प्रोजेक्शन फेज कंप्लीट करो, ठीक है जी। ये होने के बाद देन फिर से ये हेलो कंपोनेंट पेरेंट पे चला जाएगा कि भाई मैंने प्रोजेक्शन का, आपने मेरे को कहा था मेरी कंप्लीट हो गई है, बताओ नेक्स्ट क्या करना। पेरेंट कुछ अपना काम करता है, फिर उसके बाद क्या आता है, भाई अपना रिज्यूम करो प्रोसेस को। तुम रिज्यूम करते हैं, यहाँ पे बहुत क्रिटिकल फेस अब आता है। यही वाला वो फेस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरपोलेशंस को दिखाने के लिए। यही वाला वो फेज होता है जहां पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस तैयार होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, क्या क्या काम होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज होगी सेट एंड एग्जीक्यूट बाइंडिंग्स। अभी सेट एंड एग्जीक्यूट बाइंडिंग क्या होता है, इसका मतलब ये होता है
कि जो मेरी बाइंडिंग्स हैं उसके लिए कुछ काम करना है, पर कैसे करेंगे? बाइंडिंग कितनी है इस केस में? इस केस में एक ही बाइंडिंग है, ठीक है। सेट करो, सेट का मतलब क्या है यहाँ पे? सेट का मतलब होता है व्यू इंस्ट्रक्शंस को तैयार करो, मेरे लिए वो इंस्ट्रक्शंस तैयार करो जिसकी मदद से मैं अपनी डोम में वैल्यूज दिखा सकूंगा, डोम में इंटरपोलेशन दिखा सकूंगा, डोम में कुछ काम करना होगा, या फिर मेरे को अपने चाइल्ड को कुछ दिखाना होगा। तो यहाँ पे मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस तैयार करो। वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से उठेंगी? बाइंडिंग से उठेंगी, तभी इसका नाम दिया कि सेट एंड एग्जीक्यूट बाइंडिंग। पहले बाइंडिंग्स को सेट करो। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब यहाँ पे है कि व्यू का मेरी इंस्ट्रक्शंस तैयार करो, ठीक है, और फिर बारी बारी से उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करो। तो जैसे ही मैंने कहा सेट एंड एग्जीक्यूट बाइंडिंग, तो ये कहाँ जाएगा? अपनी व्यू डेफिनेशन में जाएगा। ये देखेगा कितनी बाइंडिंग है, भाई साहब एक बाइंडिंग है। किस चीज के लिए? टेक्स्ट के लिए। कौन से प्लेस पे? फर्स्ट प्लेस पे है नेम के लिए, और वो सब चीज है कि इनिशियल स्टार्टिंग में उसके कुछ नहीं है, बीच में नेम है, देन उसके बाद उसके कुछ नहीं है, ब्लैंक स्पेस है। वो क्या करेगा? उठाएगा और इंस्ट्रक्शन तैयार कर देगा। एक इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का नाम होता है व्यू इंस्ट्रक्शन। कि भाई इंस्ट्रक्शन तैयार होगी टेक्स्ट के लिए फर्स्ट लाइन पे, बट नेम की जगह वहां पे क्या आ गया? अब की बार सागर, क्योंकि एग्जीक्यूट कर दिया हमने ना कि नेम को एग्जीक्यूट करना है। नेम को एग्जीक्यूट करना है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे क्या वैल्यू होनी चाहिए? सागर वाली वैल्यू होनी चाहिए, तो वहां पे सागर आ गई, ठीक है। जैसे ही मेरे लिए व्यू इंस्ट्रक्शंस तैयार हो जाती हैं, इस केस में कितनी इंस्ट्रक्शंस बनी व्यू की? एक इंस्ट्रक्शन बनी, क्योंकि बाइंडिंग भी एक थी। इंस्ट्रक्शंस तैयार होगी, हाँ जी तैयार होगी इंस्ट्रक्शन। अब आता है रिफ्रेश करो व्यू को या फिर अपडेट करो डोम को। रिफ्रेश व्यू क्या है? वही है कि डोम को एक तरह से रिफ्रेश करना आपने। और भी इसका मीनिंग होता है, वो अगली वीडियोस में हम समझेंगे, बट अभी के लिए है कि रिफ्रेश करो डोम को या फिर रिफ्रेश करो व्यू पोर्ट को। आपको याद होगा इनिशियली सिर्फ हेलो दिखाई दिया है और यूर ब्रो अजीत दिखाई दिया था पहले, पहली टेम्पलेट रेंडरिंग में। बट अब हमने कहा डोम को अपडेट करो। बट कैसे करेगा अपडेट वो डोम को? तो वो क्या करेगा? डेफिनेशन के पास जाएगा और व्यू अपडेट फंक्शन को उठाएगा। व्यू अपडेट फंक्शन आया उठ के, उसने कहा मैं टेक्स्ट नोड के लिए काम करूंगा, नेम की और करंट वैल्यू की जो चीजें मेरे पास हैं, जो इंस्ट्रक्शन से बनी है। व्यू इंस्ट्रक्शन इस टाइम पे क्या है? इंस्ट्रक्शन ये मिली हुई है कि इस बार सागर देना है वहां पे आपको, ठीक है, नेम के लिए सागर देना है वहां पे आपको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाइंडिंग कितनी है? एक है। तो व्यू इंस्ट्रक्शन कितनी बनी? एक बनी। व्यू अपडेट फंक्शन कितना होगा? ऑब्वियस बात है एक ही होगा, एक ही बाइंडिंग, एक व्यू अपडेट फंक्शन। तो व्यू अपडेट फंक्शन को कॉल किया जाएगा किसके लिए? टेक्स्ट व्यू नोड के लिए, ठीक है जी। और देन नेम नाम की जो चीज है उसकी जगह पे इस बार क्या आ गया? इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ सागर आ गया। तो वो एज इट इज उठाएगा उस चीज को और डोम में अपडेट कर देगा, इंटरपोलेशन अपडेट होंगी। अब की बार क्या दिखेगा मेरा वहां पे सागर दिखाई देगा। अब आया हेलो सागर और यूर ब्रो अजीत। तो देख रहे हैं इनिशियल फेज में कभी भी बाइंडिंग्स अपडेट नहीं होती, सिर्फ आपको टेम्पलेट दिखती है। देन उसके बाद अगले फेज में आपको क्या दिखता है? आपके पास जो बाइंडिंग्स का अपडेट होता है। सेट एंड एग्जीक्यूट बाइंडिंग बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास ये चीज है, ये वाला फेज ऐसा होता है जो बारी बारी से इंस्ट्रक्शन को उठाएगा। अभी इस केस में तो एक इंस्ट्रक्शन थी, उसके लिए व्यू अपडेट फंक्शन को कॉल करेगा। इस केस में एक ही अपडेट फंक्शन था। मान लो दो बाइंडिंग होती तो दो बार चलता, तीन होती तीन बार होता, तीन इंस्ट्रक्शंस बनती व्यू इंस्ट्रक्शंस, कहाँ कहाँ पे अपडेट करना है उसका अपडेट फंक्शन बनता और फिर वो अपडेट होता। देख पा रहे कितना लंबा ये लाइफ साइकिल का प्रोसेस चल रहा है? यहीं से हमें एक चीज समझ आती है कि कंस्ट्रक्टर कॉल कितनी देर पहले हुआ है और इनिशियलाइजेशन कितनी देर बाद कंप्लीट हुआ है और उसके बाद डोम में अपडेट कितनी देर बाद हुआ है। बट हमें एंगुलर में झटैक से वो सब चीजें दिखती हैं क्योंकि एक साथ चल जाता है। इसीलिए जरूरी होता है कि हमें पर्टिकुलर फेज चल रहा है उसके बारे में पता रहे कि इस फेज में ये वाला काम हो रहा है, ताकि हम अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छे से हो जाए कि हाँ हम लोग किसी दूसरे फेज में कुछ ऐसा ऐसा वर्क ना करें जो किसी और फेज के लिए बना हुआ था। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इतना काम हो गया। देन इसके बाद आता है हमारे पास अगला फेज जिसका नाम होता है प्री ऑर्डर व्यू स्टेट फॉर कंटेंट। उसमें क्या होता है कि हम लोग अपने चाइल्ड के लिए, इस हेलो कंपोनेंट के कितने चाइल्ड हैं अगर देखे जाए नोड में? h1 है, टेक्स्ट है और p है। सिंपल, ये तो डोम एलिमेंट्स हैं। इधर मैं किन चाइल्ड्स की बात कर रहा हूं? उन चाइल्ड्स की बात कर रहा हूं जो कंपोनेंट है। क्या इस कंपोनेंट के अंदर कोई और कंपोनेंट है? नहीं है। तो अगर कोई इसके अंदर कंपोनेंट एज ए चाइल्ड है तो उसके लिए अगला फेज कॉल होता है जिसका नाम होता है प्री ऑर्डर व्यू स्टेट फॉर कंटेंट। तो उस केस में क्या होता है? ये अपने चाइल्ड को नोटिफाई करता है, अपने चाइल्ड को नोटिफाई करता है कि भाई अपना प्रोजेक्शन फेज कंप्लीट कर लो। अगर मान लो तीन इसके अंदर कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं तो पहली बार ये पहले कंपोनेंट को बोलेगा कि अपना प्रोजेक्शन इनिशियलाइज कर दिया, फिर दूसरे वाले को बोलेगा कि आप अपना प्रोजेक्शन इनिशियलाइज वाला काम कर लो, फिर अगले को बोलेगा तीसरे को प्रोजेक्शन इनिशियलाइज वाला काम कर लो। अब आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी नजर आ रही है? जब हमारा इस वाले लाइफ साइकिल के लिए, हेलो वाले के लिए, हमने एक बार पेरेंट पे जंप किया था,
उसके बाद फिर हमारा प्रोजेक्शन कंप्लीट हुआ था। तो मतलब इसका पेरेंट जो है हेलो कंपोनेंट का, जिसका नाम है ऐप, उसने किस तरीके से कॉल किया था, प्री ऑर्डर व्यू स्टेट फॉर कंटेंट के लिए कॉल किया था कि भाई उसने अपना चाइल्ड, उसका अपना चाइल्ड कौन है, हेलो वाला, पेरेंट ने बोला था। तो मतलब पेरेंट उस टाइम में किस स्टेट में था, अपने प्री ऑर्डर व्यू स्टेट फॉर कंटेंट वाली स्टेट में था। इसी करके उसने अपने चाइल्ड्स को बोला कि भाई, जो कि इसका चाइल्ड कौन है, हेलो कंपोनेंट ही था, कि भाई अपना प्रोजेक्शन फेज कंप्लीट कर लो। तो उसने प्रोजेक्शन फेज कंप्लीट कर लिया था अपना। इस केस में इसके नहीं है, तो इस केस में नहीं है, कोई करने की इसको जरूरत नहीं। देन उसके बाद ये फिर से अपने पेरेंट के पास चला जाएगा, पेरेंट कुछ काम करेगा, फिर वापस पेरेंट इसको कहेगा कि अपनी स्टेट रिज्यूम करो। जब ये वापस अपनी स्टेट रिज्यूम करेगा तो इसका सबसे पहला टास्क पता क्या होगा, ये अपने चाइल्ड को बोलेगा कि भाई अपना आप सेट एग्जीक्यूट बाइंडिंग और वो अपडेट वाला काम कर लो। इस केस में क्या चाइल्ड कोई है, h1 है, टेक्स्ट और p है, बट ये कंपोनेंट नहीं है, तो ये नहीं बोलेगा, नहीं करेगा। यहां से आपको एक बात और क्लियर है कि हमने इस हेलो कंपोनेंट के अंदर हमने सेट एग्जीक्यूट से पहले इसके पेरेंट को कॉल किया था। तो हेलो कंपोनेंट का पेरेंट कौन था, ऐप कंपोनेंट। उसने बोला कि भाई अपना सेट एंड एग्जीक्यूट कर लो, तो इसने सेट एग्जीक्यूट बाइंडिंग और अपना आगे फर्दर चलाया। तो ऐसे ही सिमिलरली ये भी अपने चाइल्ड को बोलेगा कि तू अपना सेट एंड एग्जीक्यूट चला, है नहीं चाइल्ड तो नहीं चलेगा। फिर उसके बाद ये अपने बारी बारी से जो इसके कंपोनेंट हैं जो चाइल्ड की तरीके, तो उनको बोलेगा कि अपना व्यू कंप्लीट कर लो, तो वो अपना काम डन करेंगे। बट इस केस में इसके नहीं है, तो नहीं होगा। अगर होते तो वो अपना व्यू कंप्लीट कर लेते। व्यू कंप्लीट का मतलब क्या है कि आपका व्यू बन चुका है, आपका व्यू कंप्लीट हो गया। इस केस में इसके चाइल्ड है ही नहीं, तो ये करेगा नहीं। देन अगला लास्ट फेज जो इस कंपोनेंट का है वो है व्यू इनिशियलाइज्ड, कि भाई अब मेरा सारा व्यू तैयार हो चुका है, मेरे पास सारी बाइंडिंग्स आ गई है। अपडेट इनपुट प्रॉपर्टीज में जो इनपुट डेकोरेटर की होती है, मेरे कंटेंट प्रोजेक्टेड हो चुके हैं, अगर इन केस प्रोजेक्शन थी तो। मेरे बाइंडिंग्स मैंने एग्जीक्यूट कर लिए, व्यू इंस्ट्रक्शन मेरी बन चुकी है, मैंने बाइंडिंग एग्जीक्यूट कर लिया, डॉम भी में मैंने अपडेट कर लिया है। मैंने अपने चिल्ड्रंस को भी बोल दिया कि वो अपनी प्रोजेक्शन कर लें, उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन भी कंप्लीट कर ली है। मैंने अपने चिल्ड्रंस को बोल दिया कि उनका व्यू कंप्लीट हो जाए, उनका व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। जब भी मेरे चिल्ड्रंस के व्यू कंप्लीट हो चुके हैं, तो ऑब्वियस बात है मेरा व्यू पूरी तरीके से इनिशियलाइज हो चुका है। तो यहाँ पे व्यू इनिशियलाइज हो जाएगा। व्यू इनिशियलाइज का मतलब ये है कि सारा कुछ पहली बार हो चुका है आपका, पहली बार आपका इनिशियलाइजेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। देन उसके बाद ये क्या कहेगा, कौन से उसमें आएगा, चेकिंग फेज में। चेकिंग फेज क्या होता है, व्यू चेकिंग फेज में, जिसमें ये चेक करेगा कि मेरे चिल्ड्रंस, मेरी बाइंडिंग्स, मेरी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सारी की सारी कोई चेंज तो नहीं हुई है किसी कारण से। इस केस में इसकी इंस्ट्रक्शन कितनी है, एक ही इंस्ट्रक्शन है, क्या वो चेंज हुई है, हो सकता है चेंज हो जाए, कि मैं कोई इवेंट कोई बटन क्लिक कर दूं तो उसके बाद कोई चेंज आ जाए। तो ये वही सब चीजें चेक करता है, अपडेट्स, बाइंडिंग वगैरह सब। और यही फाइनल होता है कि चलो ठीक है, मेरा व्यू भी मैंने चेक कर लिया। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात और हमें पता चल रही है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपका व्यू इनिशियलाइज हो चुका है, व्यू इनिशियलाइज हो चुका है, उसके बाद आपका कोई डोम में अपडेट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, कोई ऐसा फंक्शन कॉल हो रहा है अपडेट डोम वाला, नहीं हो रहा है। तो मतलब एक बार व्यू इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद आप डोम में अपडेट नहीं कर सकते हो। या फिर ये कह लो कि एक आपका व्यू चेक हो गया, जो लास्ट है व्यू चेक हो गया, उसके बाद आप डोम में अपडेट नहीं कर सकते हो। और इसी चीज को बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो, जो एंगुलर के अंदर हमारे पास होता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, कि एक ही फ्लो में चीज चल रही है, लाइफ साइकिल एक ही फ्लो में चल रहा है। एक बार अपडेट जब हो गया, उसके बाद आप अपडेट अगर करने की कोशिश करते हो तो आपके पास एरर आता है, कौन सा, बहुत फेमस है, एक्सप्रेशन हैज बीन चेंज्ड आफ्टर चेक, ये वाला कुछ एरर होता है। वो कहाँ से आता है, यहीं से आता है कि आपका व्यू, कई बार हम चीजें ऐसी कर देते हैं ना अपने कोड में कि हमारा व्यू चेक हो चुका होता है, व्यू बन चुका होता है, उसके बाद हम डोम में कुछ चीज अपडेट कर रहे हैं करंट कंपोनेंट के लिए। याद रखो, डोम में कुछ अपडेट कर रहे हैं करंट कंपोनेंट के लिए। और वो अपडेट कैसे हो सकता है कि मान लो नेम नाम की प्रॉपर्टी में व्यू इनिशियलाइज हो गया है, उसके बाद नेम नाम की प्रॉपर्टी में मैं अजीत डाल देता हूँ, तो भाई वहां तो सागर पहले से डिस्प्ले हो चुका है, डोम का अपडेट हो चुका है, और मेरा व्यू इनिशियलाइज और चेक हो चुका है, उसके बाद मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ। तो वही हो जाएगा एक्सप्रेशन चेंज आफ्टर इट हैज बीन चेक्ड, एरर जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे याद रखो, एक बार आपका जब पूरा डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शन फ्लो है, कि एक बार आपका जब पूरा का पूरा लाइफ साइकिल चल रहा है, उस लाइफ साइकिल के बीच में आप सिर्फ चेंज तभी कर सकते हो जब ये वाला फेज आपका आएगा, सेट एंड एग्जीक्यूट बाइंडिंग एंड रिफ्रेश डोम वाला। और ये फेज पहले आ जाता है व्यू इनिट से और व्यू चेक से पहले। तो इससे पहले पहले व्यू इनिट से पहले, व्यू चेक से पहले आप जो मर्जी अपडेट करते रहो, चलेगा, एंगुलर को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इसके बाद कुछ चेंज करते हो तो एरर जनरेट हमारे पास होता है। अब आप कहोगे फिर तो हम जब वो डेटा डाल देते हैं, क्लिक करते हैं, तो चेंज तो हो ही जाता है। हाँ जी भाई साहब, वो चेंज हो जाता है। वो इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि उस टाइम तक
जब ये वाला फेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, लाइफ साइकिल वाला पूरा, एक बार लाइफ साइकिल चल गया ना, उसके बाद जब क्लिक हम करते हैं तो दोबारा से लाइफ साइकिल फेज आता है। अगर हमने कुछ चेंज किया तो फिर से लाइफ साइकिल चेंज आता है। अगर हम डोम में अपडेट करते हैं मैनुअली कुछ, या प्रोग्राम के थ्रू भी अपडेट करते हैं, तो हर बार एक लाइफ साइकिल चलता ही चलता है। तो इस करके वहां पे वो एरर नहीं देता है। बट अगर आपने कहीं ऐसी जगह पे अपडेट कर दिया है, क्योंकि लोग व्यू इनिट हुक का यूज करके, व्यू चेक का करके वहां पे अपडेट करने लग जाते हैं, हुक्स के बारे में मैं बताऊंगा फ्यूचर में, तो वहां पे एरर जनरेट हो जाते हैं और चाइल्ड के थ्रू पेरेंट की प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। और चाइल्ड जब तक बना ही नहीं है उससे पहले पेरेंट की प्रॉपर्टी चेंज कर दी है, या चाइल्ड बन गया उसके बाद पेरेंट की प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो ऐसे वेज में था अपने लाइफ साइकिल के, जहां पे वो अपना व्यू चेक कर रहा हो, और व्यू चेक होने के बाद तो उसके बाद तो आप कर ही नहीं सकते कुछ चीजें। तो यहाँ पे ये चीज ही ध्यान रखने की आपकी है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया कि जब एक बार लाइफ साइकिल चल जाता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है कि भाई एक बार एक कंपोनेंट के लिए चला, फिर दूसरे कंपोनेंट के लिए लाइफ साइकिल चल रहा है, तो करंट लाइफ साइकिल के लिए, करंट लाइफ साइकिल प्रोसेस में जो पूरी की पूरी सब कंपोनेंट्स के लिए चलती है, उस टाइम पे आपका, आप चेंज मत करें डेटा अनटिल और अनलेस, जब तक कि आपका रिफ्रेश व्यू या फिर अपडेट डोम वाला कोई फेज ना है। मतलब व्यू चेक्ड से पहले या व्यू इनिट से पहले आप कर लो चेंज, बट उसके बाद मत चेंज करो, क्योंकि उसके बाद कोई फंक्शन कॉल हो रहा है अपडेट करने के लिए, डोम नहीं हो रहा है तो क्यों करेगा अपडेट। तो जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ डेटा कुछ चेंज होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, लाइफ साइकिल फेज दोबारा चलता है। और यहीं पे एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है कि ये जो इनिशियलाइजेशन कंप्लीट है, अपडेट इनपुट प्रॉपर्टीज है, और ये जो व्यू इनिशियलाइज्ड और व्यू बाइंडिंग वाला है, ये लाइफ साइकिल हुक मेथड्स होते हैं जो हमें एंगुलर प्रोवाइड करती है। एंगुलर के अंदर हमारे पास एनजी ऑन चेंजेस, एनजी ऑन इनिट, आफ्टर कंटेंट इनिट, आफ्टर कंटेंट चेक्ड, देन उसके बाद व्यू इनिट और आफ्टर व्यू चेक्ड, ये 6 तरह के लाइफ साइकिल है। ऑन जी, एनजी ऑन डिस्ट्रॉय भी है, 7 है। तो अभी मैं 6 की बात करूंगा। तो ये 6 लाइफ साइकिल हुक होते हैं जो पर्टिकुलर मूवमेंट पे एंगुलर कॉल करती है। पर्टिकुलर मूवमेंट क्या, जब इनिशियलाइजेशन कंप्लीट कर देगी तो किसको कॉल कर देती है, एनजी ऑन इनिट हुक को कॉल कर देती है। जब वो अपडेट इनपुट प्रॉपर्टीज करती है तो किस हुक को कॉल कर देती है, एनजी ऑन चेंजेस को कॉल कर देती है। व्यू इनिशियलाइज होता है उसके बाद वो पर्टिकुलर को कॉल कर देती है। तो ऐसे पर्टिकुलर मूवमेंट्स पे एंगुलर कॉल करती है हमारे हुक्स को जो कंपोनेंट के अंदर दिए हुए होते हैं। जो बॉर्डर वाले सिर्फ ये सर्कल्स हैं, ये फर्स्ट फेज में ही चलते हैं, सिर्फ पहली बार ही चलते हैं। और जो साथ में फेड हो रखे हैं ये वाले, ये भी पहले फेज में ही चलते हैं, बार बार नहीं चलते हैं। इसके अलावा जो जितने भी बचे हुए हैं जो पूरी तरीके से फिल है, ये हर बार चेंज डिटेक्शन जब भी मैकेनिज्म चलता है, जब भी हम क्लिक करते हैं कहीं कुछ चेंज करते हैं, तो जब भी लाइफ साइकिल चलता है दोबारा से, तो ये वाले चलते हैं। और जो ये बॉर्डर है जिसमें और जिसके अंदर ये फिल है, जैसे कि ये रिफ्रेश व्यू, सेट एंड एग्जीक्यूट वाला, ये वाला फर्स्ट फेज में भी चलते हैं, और जब भी चेंज डिटेक्शन आता है तब तब भी ये चलते हैं। बाकी जो फेडेड है वो सिर्फ पहली बार चलते हैं, और जो बॉर्डर वाले हैं वो पहली बार ही सिर्फ चलते हैं। मैं एक बार आप इसको उसमें दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम के अंदर कि सच में क्या सारी ऐसी ही प्रोसेस हो रही है। तो मेरा ऐप कंपोनेंट है, उसके अंदर ऐप हेलो नाम का मैंने एक कंपोनेंट यूज किया हुआ है, और हेलो कंपोनेंट में वही H1 है, फिर उसके बाद एक बाइंडिंग है, एक इंटरपोलेशन है, और योर ब्रो अजीत यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। और ये हेलो डॉट कॉम्पोनेंट टीएस फाइल में मैंने नेम सागर दिया हुआ है। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर और ये जितने भी हुक होते हैं, वैसे हम इन हुक्स को आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको कि ऑन इनिट, देन ऑन चेंजेस, आफ्टर कंटेंट इनिट, आफ्टर कंटेंट चेक, व्यू इनिट, व्यू चेक, ये सारे के सारे हमारे पास हुक्स होते हैं एंगुलर जो कॉल करती, मैंने आपको पहले ही बता दिया लाइफ साइकिल में कि पर्टिकुलर फेज जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लो इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हुआ, तो फिर वो पर्टिकुलर हुक अगर कंपोनेंट में दिया हुआ है उसको कॉल करती है। तो मैंने सारे हुक यहाँ पे लिख दिए हैं। मैं आगे जाके इनको आपको एक एक हुक को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अच्छे से, बट अभी समझने के लिए मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं। तो अब मैं अगर प्रोग्राम को चलाता हूँ, जैसे ही मेरा प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, व्यू डेफिनेशन हेलो कंपोनेंट की और व्यू डेटा और कंस्ट्रक्टर को कॉल हुआ होगा। तो अगर कंसोल में मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या रहा है, हेलो कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर को कॉल हो गया। हम लोग उस वाले फेज में जहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल होता है। देन उसके बाद क्या होगा, ये टेम्पलेट रेंडर होनी शुरू होगी, बारी बारी से रेंडर होगी। यही चीज थी कंस्ट्रक्टर कॉल, देन उसके बाद रेंडर होगी टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या था, H1 था, वो रेंडर हुआ हमारे पास। देन उसके बाद क्या रेंडर होगा, पैराग्राफ रेंडर हुआ। बट आपने देखा मेरी यहाँ पे इंटरपोलेशन जो थी वो रेंडर नहीं हुई है। मैंने आपको बताया था, इससे प्रूफ होता है कि फर्स्ट टेम्पलेट रेंडर में इंटरपोलेशन नहीं अपडेट होती, सिर्फ आपके टैग्स जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेंडर होते हैं हमारे यहाँ पे। रेंडरिंग इसकी कब होगी, इंटरपोलेशन की, वो बाद में होगी जब हम सेट एंड एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे, वो सो ऑन जो चीज करेंगे। तो अगर आप डोम में भी यहाँ पे हम चेक करें तो H1 है और P हमारे यहाँ पे बना है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि क्या कॉल होगा, वो अपने पेरेंट पे चला जाएगा। पेरेंट पे जाने के बाद क्या होता है,
पेरेंट कुछ काम करेगा, मैंने आपको बताया था, जो कि ऐप कंपोनेंट है इस केस में, फिर उसके बाद वो कहेगा अपनी स्टेट रिज्यूम कर, अपना काम कर। तो इस केस में जैसे ही वो आएगा तो इनपुट प्रॉपर्टीज अगर इसके ऊपर कुछ होंगी तो वो वाला कॉल होगा, कौन सा मेथड, ng on changes वाला इनपुट, क्योंकि वो इनपुट प्रॉपर्टीज इसके ऊपर भेजेगा। बट इस केस में कोई इनपुट प्रॉपर्टी है नहीं तो हम स्क्रीन पे उसको नहीं देख पाएंगे। देन उसके बाद क्या होता था, अपडेट प्रॉपर्टीज के बाद कि इनिशियलाइज हो गया मेरा, कंप्लीट इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई इस पूरे कंपोनेंट की, ठीक है, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हुई है। तो उसके बाद एंगुलर ऑटोमेटिकली किसको कॉल करती है, ng on init को कॉल करती है। तो आप यहाँ पे देखो तो ng on init को उसने कॉल किया। ng on init को कॉल करने के बाद फिर वो पेरेंट पे चला जाता है कंपोनेंट, हेलो कंपोनेंट पेरेंट पे गया होगा, पेरेंट ने कुछ काम किया होगा, फिर पेरेंट ने बोला भाई अपनी प्रोजेक्शन कंप्लीट कर, ठीक है। इस केस में कोई प्रोजेक्शन है नहीं आ रही है, तो यानी कि प्रोजेक्शन इनिशियलाइज भी हो चुकी होगी और चेक भी हो चुकी होगी, इनिशियलाइज भी होगी और चेक भी होगी। इनिशियलाइजेशन प्रोजेक्शन की आगे समझेंगे कि क्या होता है, और चेक का मतलब तो आपको पता है कि प्रोजेक्टेड जो चीज इसने इसके अंदर प्रोजेक्ट की होती है अगर, तो उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज और वो सब चीजें होती तो उनको चेक करने के बाद अपने इसको बताता कि भाई आपका चेक हो गया, आपका जो प्रोजेक्टेड कंटेंट है वो चेक हो चुका है। इस केस में कोई प्रोजेक्शन थी नहीं तो हेलो को बताने की जरूरत ही नहीं थी, उसने सिंपल इतना कहा कि भाई इनिशियलाइज कर लो, कर दिया, चेक भी कर लो, आपका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो फिर से अपने पेरेंट पे जाएगा, पेरेंट पे चला जाएगा, पेरेंट अपना कुछ काम करेगा, फिर इसको बोलेगा कि सेट और एग्जीक्यूट कर अपनी बाइंडिंग। इस केस में इसकी एक ही बाइंडिंग है, उसको व्यू इंस्ट्रक्शन बनेगी इसकी कि भाई यहाँ पे सागर को दिखाना है, ठीक है। फिर अपडेट फंक्शन कॉल होगा उसका और वो चीज हमारी वहां पे स्क्रीन पे दिखाई देगी। दिखा, सागर आ गया, सागर डोम में भी आ गया। फिर उसके बाद फाइनली क्या था, फाइनली तो नहीं कहूंगा, प्री ऑर्डर होगा। इसके कोई चाइल्ड है कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट नहीं, इसके चाइल्ड कौन कौन से हैं, h1 है, टेक्स्ट है और वो पैराग्राफ है, बट ये कंपोनेंट तो नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, प्री ऑर्डर हुक्स व्यू कंटेंट वाली स्टेट आएगी नहीं इसके पास, क्योंकि इसके कोई चाइल्ड ही नहीं है कि बताया उसको जाके कि भी अपनी प्रोजेक्शन दिखाओ, नहीं दिखाएगा, कोई कहेगा। तो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद ये अपने पेरेंट पे चला जाएगा, पेरेंट कौन है, ऐप कंपोनेंट, वो कुछ काम करेगा और फिर इसको बोलेगा भाई अपना कंटिन्यू करो काम जहां पे आपने लास्ट टाइम छोड़ा था। कंटिन्यू कहाँ से करना है, व्यू वाली स्टेट से, कि भाई अपना व्यू अपना कंप्लीट करो आप अपना व्यू, ठीक है। ये अपना व्यू कंप्लीट करेगा, बट उससे पहले ये फिर अपने चाइल्ड को बोलेगा कि भाई आपका व्यू कंप्लीट करो, इसके कोई चाइल्ड थे नहीं तो वो कंप्लीट करेंगे ही नहीं। तो यही बचा, तो ये क्या करेगा कि भाई मेरा व्यू इनिशियलाइज हो चुका है, व्यू इनिशियलाइज हो गया, हाँ, फर्स्ट इनिशियल टेम्पलेट रेंडर हो चुकी थी सक्सेसफुली, देन बाइंडिंग अपडेट हो चुकी है इनिशियली, हाँ हो चुकी है, ठीक है जी। तो व्यू इनिशियलाइज हो गया, तो यहाँ पे यही डिफरेंस है, व्यू इनिशियलाइज ng ऑन इनिट इनिशियलाइज में क्या है, व्यू इनिशियलाइज में क्या होता है कि आपका पूरा व्यू दिख चुका है, डेटा आपके पास आ चुका है, आपके चाइल्ड भी इनिशियलाइज हो चुके हैं, बट कंपोनेंट इनिशियलाइजेशन जो होती है वो ng on it जो हुक होता है वो कॉल होता है। उसके बाद कंपोनेंट इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है इनिशियली आपका व्यू डेटा बन चुका है, इनिशियली आपकी व्यू डेफिनेशन बन चुकी है, इनिशियली आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, वो पार्ट होते हैं कंपोनेंट इनिशियलाइजेशन के। इसलिए ng on init हुक कॉल्ड होता है जब इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। व्यू इनिशियलाइजेशन और जो कंपोनेंट इनिशियलाइजेशन है उसमें यही फर्क है, बस व्यू इनिशियलाइजेशन में रेंडर भी हो चुका है, सब चाइल्ड भी बन चुके हैं, कंटेंट प्रोजेक्शन भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो अब कौन सा कॉल होगा कि व्यू इनिशियलाइज्ड, व्यू इनिशियलाइज हो चुका है और साथ ही फाइनली व्यू चेक भी हो चुका है। व्यू चेक का मतलब यही होता है कि भाई कुछ चीजें जो मेरी थी वो चेंजेस तो नहीं आए, सारी की सारी चीजें चेक कर ली है ना, प्रॉपरली डेटा आ गया है ना, सारा का सारा बाइंडिंग वुंडिंग सब हो गई है ना, चेक करके देखता है, कंफर्मेशन फेज एक तरह से आप इसको कह सकते हो। तो इस केस में ये सब चीज हो चुकी है और यहाँ पे हम देख रहे हैं व्यू इनिट और व्यू चेक हमारा यहाँ पे हो गया। तो ये था कि कंपोनेंट का लाइफ साइकिल एक्चुअल में होता क्या है और किस तरीके से वो काम करता है। हुक जो हमारे पास एंगुलर ने दिए हुए कब कब कॉल होते हैं, ये पूरा का पूरा एक एल्गोरिदम आपको बस ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये समझिए कि इनिशियल टेम्पलेट रेंडर, देन उसके बाद अपडेट द इनपुट प्रॉपर्टीज, उसके बाद प्रोजेक्शन कंप्लीटेड, देन उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट एंड अपडेट द डोम फॉर करंट, एंड देन उसके बाद अपने चाइल्ड को बोलो कि अपना स्टार्ट करो काम प्रोजेक्शन वाला, उसके बाद फाइनल क्या करो, अपनी व्यू, अपने चाइल्ड को बोलो आप अपने व्यू कंप्लीट करो, उसके बाद अपना व्यू फाइनली कंप्लीट कर लो। तो ये पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस काम करती है ना। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आपको इतना कुछ स्पेशल बता दिया, ये बहुत इंटरनल है सब चीज की किस तरह से काम करती है यहाँ पे। गूगल को ले लेना चाहिए मुझे ना कि इतना कुछ बता रहा हूँ मैं डीप के अंदर जाके सब चीजें। होपफुली कभी वो वीडियो देखें तो बुला लें, कभी इनवाइट कर लें।
इतना डेप्थ में जो समझा रहा हूँ एंगुलर को खोल खोल के। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि जब एक कंपोनेंट के अंदर उसका चाइल्ड कंपोनेंट हो तब ये पूरा का पूरा काम कैसे करेगा, और भी बहुत कुछ देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ से कुछ नया ज्ञान मिला होगा। अपने सजेशन दें, मुझे कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि ऐसा ही ऑसम कंटेंट मिलता रहे आपको। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा जितना हो सकता है। तो जल्दी मिलते हैं, फिर बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए कि मैं कब आ रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।